15 परिचय। इस खंड में हम उद्यमिता की अवधारणाओं और पूंजीवाद के विकास की गहराई से पड़ताल करते हैं, जैसा कि सामाजिक वैज्ञानिकों ने सैद्धांतिक रूप से खोजा है। हमारा उद्देश्य यह समझना है कि कैसे सामाजिक विज्ञान उद्यमिता और पूंजीवाद विकास के सिद्धांतों में नवीन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इसे प्राप्त करने के लिए हम वेबर और शुम्पीटर जैसे शास्त्रीय विचारकों द्वारा रखी गई सैद्धांतिक नींव की जांच करते हैं। प्रारंभ में शास्त्रीय आर्थिक सिद्धांत को जर्मन ऐतिहासिक स्कूल से अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। हालांकि वेबर के सैद्धांतिक दावों को सैद्धांतिक आधार पर महत्व मिला। एक बिंदु खंड 1.3 में विस्तृत है। उद्यमिता पर वेबर के विचार आमतौर पर करिश्मा के सिद्धांत से जुड़े हैं और खंड 1 मार्च 2001 इस बात पर प्रकाश डालता है कि यह परिप्रेक्ष्य आदिम समाजों में पूंजीवाद के विकास को कैसे स्पष्ट करता है। इसके अलावा हम यह पता लगाते हैं कि कैसे प्रोटेस्टेंट लोकाचार ने एक सामाजिक वातावरण बनाया जहां उद्यमियों को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त हुई। इस स्वीकृति ने पूंजीवाद के विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, एक ऐसी घटना जो सुधार से पहले प्रचलित नहीं थी। इस इकाई का खंड 1 मार्च 2002 उद्यमशीलता में शुम्पीटर के योगदान पर केंद्रित है, जिसमें आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से आर्थिक विकास पर उनके दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला गया है। निम्नलिखित उपधारा 1 मार्च 2003 यह उजागर करने का प्रयास करती है कि कैसे दुर्खीम के विचार उद्यमिता की हमारी समझ को बढ़ा सकते हैं। हम इस खंड में आधुनिक समाजशास्त्रियों की अंतर्दृष्टि भी शामिल करते हैं। अंत में इकाई एक सारांश के साथ समाप्त होती है, जिसमें पूरे चर्चा किए गए प्रमुख बिंदुओं को शामिल किया गया है। 15.2 उद्यमिता का अर्थ। उद्यमिता की परिभाषा निरंतर बहस का विषय है। जहां कुछ सहमति है, वहीं इसके अर्थ पर भिन्न भिन्न मत भी है। प्रशासन के साथ उद्यमिता के संबंध और कुछ प्रकार के संगठनों को विनियमित करने के लिए निर्णय लेने में इसकी भूमिका के संबंध में कुछ आम सहमति मौजूद है। कुछ विद्वान इस शब्द का उपयोग रणनीतिक या नवीन निर्णयों के संदर्भ में करते हैं, जबकि अन्य इसे व्यावसायिक संगठनों पर लागू करते हैं। इस शब्द को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इसकी ऐतिहासिक उत्पत्ति पर नजर डाल सकते हैं। उद्यमिता शब्द की जड़ें फ्रांसीसी है, जो शुरू में कुछ करने की अवधारणा को दर्शाती है। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में सैन्य अभियानों का नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों को उद्यमी कहा जाता था। 1700 के बाद फ्रांसीसी अक्सर सड़कों, पुलों, बंदरगाहों और किलेबंदी जैसी सरकारी परियोजनाओं के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते थे। बाद में इसे वास्तुकारों तक बढ़ा दिया गया। 1800 तक इस शब्द ने अकादमिक चर्चा में, विशेषकर फ्रांसीसी अर्थशास्त्रियों के बीच, अपनी जगह बना ली। उन्होंने उद्यमियों और उद्यमशीलता की समझ को आकार देते हुए इसे एक विशिष्ट आर्थिक अर्थ दिया। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की विशेषताओं के आधार पर व्याख्या में अंतर अक्सर उत्पन्न होता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इस शब्द ने एक अनोखा अर्थ ले लिया। फ्रांसीसी अर्थशास्त्रियों के साथ, विशेष रूप से आर्थिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने वाले उद्यमियों को ठेकेदारों के रूप में मानते थे। दूसरी ओर, सरकारी मामलों में रुचि रखने वाले अर्थशास्त्री उद्यमियों को कृषि विशेषज्ञ, किसान और उद्योगपतियों को जोखिम लेने वाले पूंजीपति मानते थे। सामाजिक विज्ञान का विश्वकोश 87 से 88। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विद्वानों ने विभिन्न अवधियों में विभिन्न संदर्भों में उद्यमी और उद्यमिता शब्दों का उपयोग किया है। 15.3 उद्यमिता की सैद्धांतिक नींव। मैक्स वेबर और जोसेफ शुम्पीटर। मैक्स वेबर और जोसेफ शुम्पीटर ने विभिन्न शैक्षणिक विषयों, क्रमशः समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र, से संबंधित होने के बावजूद
उद्यमिता और पूंजीवादी समाज में इसकी भूमिका का विश्लेषण करने वाले सिद्धांतों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हालांकि वे कुछ सामान्य विचार साझा करते हैं, लेकिन उनके दृष्टिकोण में अंतर भी है। शुम्पीटर ने एक पूर्व वैज्ञानिक दृष्टि की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें उद्यमी को एक परिपत्र प्रवाह विकास प्रणाली के भीतर केवल एक प्रबंधक के रूप में मानकर कार्य को सरल बनाया गया। दूसरी ओर, उद्यमिता पर वेबर के विचार उनके कार्यों में बिखरे हुए हैं, जिससे किसी विशिष्ट पहचान को इंगित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। हालांकि द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म एक शुरुआती बिंदु के रूप में कार्य करता है, जहां वेबर ने पूंजीवाद के विकास को समझने के लिए एक सैद्धांतिक नींव रखी। अपने विविध हितों के बावजूद दोनों विद्वानों ने सामाजिक सिद्धांत और आर्थिक समाजशास्त्र तैयार किए हैं, जो दायरे और सैद्धांतिक निष्कर्षों में कुछ समानताएं साझा करते हैं। मार्क्स के साथ कुछ उपमाएं खींची जा सकती हैं और कई पहलू अस्पष्ट बने हुए हैं। मैकडोनाल्ड 1971-71। हालांकि शुम्पीटर ने उद्यमिता के सामाजिक पहलू और पूंजीवाद के विकास से इसके संबंध का विश्लेषण करने में मार्क्स के विचारों को शामिल किया, लेकिन उनका दृष्टिकोण और निष्कर्ष विशेष रूप से गैर-मार्क्सवादी है। इसी तरह वेबर का सामाजिक घटनाओं का उपचार एक स्वायत्त वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में अर्थशास्त्र के विचार को चुनौती देने के बजाय शुम्पीटर के साथ संरेखित होता है। वेबर की अवधारणा, विशेष रूप से इतिहास की मार्क्स की भौतिकवादी व्याख्या की उनकी आलोचना ने एक वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में अर्थशास्त्र की स्वायत्तता के लिए एक चुनौती पेश की। बेंडिक्स ने इस स्थिति की व्याख्या करते हुए कहा, वेबर ने प्रदर्शित किया है कि आर्थिक आचरण उन विचारों से अविभाज्य था जिनके साथ लोग अपने आर्थिक हितों को आगे बढ़ाते थे, और इन विचारों को उनकी शर्तों पर समझा जाना था। 1960-52। उस अवधि के दौरान जर्मन ऐतिहासिक स्कूल के विद्वान शास्त्रीय आर्थिक सिद्धांत को सक्रिय रूप से चुनौती दे रहे थे और अस्वीकार कर रहे थे। वेबर ने सैद्धांतिक आधार पर उद्यमशीलता और पूंजीवाद के विकास पर अपने विचार सामने रखकर इस बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शुम्पीटर ने 1980 में बताया कि उद्यमिता और पूंजीवाद विकास पर उनके विचार स्थिर और गतिशील स्थितियों के बीच अंतर पर आधारित थे। वेबर और शुम्पीटर दोनों ने लगभग एक ही समय में अपने सैद्धांतिक ढांचे विकसित किए। शुम्पीटर आर्थिक सिद्धांत की ऑस्ट्रियाई परंपरा से प्रभावित थे और वेबर जर्मन ऐतिहासिक स्कूल से। अब आइए मैक्स वेबर के योगदान पर गौर करें। उद्यमिता और पूंजीवाद पर वेबर का दृष्टिकोण मार्क्स के विचारों का खंडन करता है। उन्होंने मार्क्स की आलोचना करते हुए तर्क दिया कि पूंजीपति नई तकनीकों से लैस और तर्कसंगत खरीद द्वारा निर्देशित पारंपरिक तरीकों और दृष्टिकोणों को लगातार नजरअंदाज करते हैं। वेबर के अनुसार पूंजीपतियों ने समाज पर अपना लोकाचार और उत्पादन का एक विशिष्ट तरीका थोपा। वेबर ने इससे असहमति जताते हुए कहा कि यह पूंजीवादी विकास प्रक्रिया का यथार्थवादी चित्रण नहीं था। वेबर ने इस विचार को चुनौती दी कि एक पूंजीवादी तर्कसंगता से प्रेरित और नई प्रौद्योगिकियों से सुसज्जित पारंपरिक तरीकों को पूरी तरह से त्याग देगा। उन्होंने अपने जीवन काल में ऐसे उदाहरणों की ओर इशारा किया जहां व्यक्तियों ने पारंपरिक रूप से आधारित वातावरण में प्रवेश किया और नए आविष्कारों पर भरोसा किए बिना या उद्योग में क्रांति लाए बिना उत्पादन का पूंजीवादी तरीका पेश किया। इन तत्वों की कमी के बावजूद ये व्यक्ति पर्यावरण में एक नई भावना लेकर आए। बाद में वेबर ने अपना ध्यान संगठन के पूंजीवादी स्वरूप पर जोर देने पर केंद्रित किया, जो पूंजी कारोबार, उद्यमशीलता गतिविधियों और तर्कसंगत बहीखाता पद्धति की विशेषता है। हालांकि इस पूंजीवादी ढांचे के भीतर भी वेबर ने कहा कि हर पहलू में परंपरावादी तत्व मौजूद थे। 15.1 वेबर और अर्थशास्त्र।
वेबर को अक्सर एक समाजशास्त्री के रूप में जाना जाता है, लेकिन अपने करियर के उत्तरार्ध में, जब वह एक अनुभवी विद्वान थे, उन्होंने लगभग 10 साल एक ऐसे परिप्रेक्ष्य को विकसित करने में बिताए जो निस्संदेह समाजशास्त्रीय था लेकिन अर्थशास्त्र के साथ भी जुड़ा हुआ था। स्वेडबर्ग, 1988। दिलचस्प बात यह है कि वेबर का प्रारंभिक प्रशिक्षण कानूनी इतिहास में था, एक ऐसा क्षेत्र जहां उन्हें कानून के इतिहास में महत्वपूर्ण पहचान मिल सकती थी। उन्होंने 2 प्रमुख जर्मन विश्वविद्यालयों में अर्थशास्त्र पढ़ाने में लगभग 2 साल बिताए, जिसमें ऐतिहासिक अर्थशास्त्र और सीमांत उपयोगिता अर्थशास्त्र को संयोजित करने वाले विषय शामिल थे। अपनी शैक्षणिक यात्रा के दौरान वेबर ने खुद को सामाजिक विज्ञान, आर्थिक इतिहास और राजनीति विज्ञान के दर्शन को बढ़ावा देने के लिए समर्पित कर दिया। ये सभी पहलू उद्यमिता और पूंजीवाद के विकास पर उनके विचारों में स्पष्ट है। वेबर का उद्यमिता का सिद्धांत अक्सर करिश्मा की अवधारणा से जुड़ा होता है, जिसे वह अपने असाधारण व्यक्तित्व के माध्यम से दूसरों को प्रभावित करने वाले एक असाधारण व्यक्ति के संदर्भ में जांचता है। आम गलत धारणाओं के विपरीत, वेबर करिश्मा को आदिम सामाजिक चरणों में परिवर्तन के प्रमुख चालक के रूप में देखते हैं, लेकिन आधुनिक पूंजीवादी समाजों में इसे अप्रासंगिक मानते हैं। समकालीन पूंजीवादी सेटिंग में आर्थिक परिवर्तन बाजार में लाभ के अवसर पैदा करने वाले उद्यमों से उत्पन्न होते हैं। वेबर के अनुसार समाज का युक्तिकरण विज्ञान और पद्धति द्वारा मिथक और धर्म के प्रतिस्थापन के साथ शुरू होता है। इसके बावजूद करिश्मा अभी भी आधुनिक समाज में पूंजीवाद के विकास में भूमिका निभाता है, भले ही सीमित हो। वेबर का उद्यमशीलता सिद्धांत और पूंजीवाद का विकास 2 महत्वपूर्ण पहलुओं के इर्द-गिर्द घूमता है। सबसे पहले, उनका मानना है कि उद्यमी आर्थिक प्रणाली के भीतर मौजूद होते हैं। दूसरे, उद्यमी उद्यमों के माध्यम से सामूहिक रूप से आर्थिक कार्यों को निर्देशित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो व्यक्तिगत आर्थिक संचालन से आगे बढ़ते हैं। उद्यमिता पर अपने काम के शुरुआती चरणों में वेबर ने इसे अपने स्वयं के आर्थिक जोखिम पर लाभ कमाने के लक्ष्य के साथ विनिमय के माध्यम से लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अर्थव्यवस्था के एक खंड के अधिग्रहण और संगठन के रूप में परिभाषित किया है। उनका उल्लेखनीय कार्य प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म आर्थिक विकास सिद्धांत के 2 आयामों पर प्रकाश डालता है। सबसे पहले, यह पश्चिमी समाज के सुधार के कारण उद्यमिता के प्रति बदलते दृष्टिकोण पर प्रकाश डालता है, जो या तो शत्रुता या सक्रिय प्रचार पैदा करता है। दूसरे, यह रेखांकित करता है कि कैसे एक विशिष्ट धार्मिक लोकाचार प्रोटेस्टेंटिज्म ने पूंजीवाद और कार्य संस्कृति के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण किया, जिससे उद्यमियों के प्रति दृष्टिकोण में व्यापक सामाजिक बदलाव आया। सुधार से पहले समाज सामाजिक रूप से धन उधार, व्यापार, वाणिज्य या उद्यमिता को स्वीकार नहीं करता था। पूंजीवादी समाज में आर्थिक क्षेत्र राजनीतिक क्षेत्र के साथ साथ काम करता है। हालांकि जब व्यक्तिगत उद्यमों के भीतर नौकरशाही के विचार हावी हो जाते हैं, तो अर्थव्यवस्था में बदलाव की संभावना होती है। वेबर को इस स्थिति में एक व्यक्तिगत दुविधा का सामना करना पड़ा। उन्हें डर था कि यदि नौकरशाही नियंत्रण प्रमुख हो गया, तो लाभ को किराए से बदल दिया जाएगा, जिससे आर्थिक गिरावट आएगी और दमनकारी राजनीतिक स्थितियां पैदा होंगी। वेबर का मानना था कि व्यवसाय में अपने व्यापक ज्ञान और अनुभव के साथ उद्यमी ही नौकरशाही को नियंत्रण में रख सकते हैं। एक प्रश्न उठता है, उद्यमशील समूहों को व्यावसायिक प्रयासों और समाज में पूंजीवादी विकास में कैसे निर्देशित किया जाता है? प्रोटेस्टेंट यूरोप पर ध्यान केंद्रित करते हुए वेबर ने तर्क दिया कि ब्रह्मांडीय प्रयासों में किसी के विश्वास को उचित ठहराने की केल्विनवादी धारणा ने पेशे के रूप में व्यवसाय की पसंद को मजबूत किया। हालांकि उन्होंने तपस्वी प्रोटेस्टेंटवाद के परिवर्तन पर भी ध्यान दिया,
जिसने धीरे धीरे पारंपरिक पूंजीवादियों को नई मान्यताओं को अपनाने के लिए प्रभावित किया, जिससे आधुनिक पूंजीवाद कायम रहा। 15.5 शुम्पीटर का योगदान। शुम्पीटर के योगदान की ओर आगे बढ़ते हुए उन्होंने अपने पूरे जीवन में उद्यमिता के विभिन्न सैद्धांतिक पहलुओं की खोज की। मनोविज्ञान, आर्थिक सिद्धांत, आर्थिक इतिहास और समाजशास्त्र के दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए शुम्पीटर ने आर्थिक सिद्धांत में उद्यमिता का एक सक्षम इतिहास पेश किया, जिसने आर्थिक विचार के इतिहास को बहुत प्रभावित किया। अपने बहुमुखी और बहुविषयक दृष्टिकोण के बावजूद शुम्पीटर ने बिजनेस स्कूलों द्वारा तैयार किए गए उद्यमशीलता व्यवहार के लिए ठोस मार्गदर्शन प्रदान नहीं किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जब आर्थिक व्यवहार स्वचालित होता है तो उद्यमियों को अपने कार्यों पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए, खासकर जब मौलिक रूप से नए प्रयासों से निपटना हो। यह अंतर्दृष्टि पूरी तरह से किसी नई चीज में उद्यम करते समय ताज़ा मार्गदर्शन प्राप्त करने के महत्व पर प्रकाश डालती है। शुम्पीटर के आर्थिक विश्लेषण में मुख्य विचार पूंजीवादी प्रक्रिया है, जहां शुम्पीटर द्वारा विकसित चक्रीय प्रवाह नवप्रवर्तकों और उनके अनुकरणकर्ताओं द्वारा बाधित और रूपांतरित होता है। कुछ तकनीकी आर्थिक स्थितियों के तहत उत्पादन बढ़ने के कारण बाजार की कीमतें गिरने पर भी व्यवसाय लाभ कमाना शुरू कर देते हैं। आक्रामक उद्यमी दृढ़ संकल्प के साथ शांत गोलाकार प्रवाह में प्रवेश करते हुए नवाचार की अवधारणा को मजबूत करता है। स्थापित फर्मों के खिलाफ इन उद्यमियों की सफलता, जिसके कारण उनका जबरन परिसमापन या अनुकूलन हुआ, शुम्पीटर के परिप्रेक्ष्य में उनके पूरे करियर में महत्वपूर्ण है। उद्यमी के सिद्धांत को तैयार करने का शुम्पीटर का प्रारंभिक प्रयास आर्थिक विकास के सिद्धांत में स्पष्ट है। इस अग्रणी कार्य में उनका लक्ष्य एक नया आर्थिक सिद्धांत तैयार करना था, जिसमें पहले के अर्थशास्त्रियों ने जो हासिल किया था उस पर थोड़ा ध्यान दिया। उन्होंने तर्क दिया कि अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव उद्यमियों द्वारा शुरू किए जाते हैं और ये बदलाव धीरे धीरे आर्थिक प्रणाली के माध्यम से काम करते हैं, जिससे व्यापार चक्र को बढ़ावा मिलता है। शुम्पीटर ने अंतर्जात रूप से उत्पन्न परिवर्तन के अपने विचार को बढ़ाया, जो न केवल अर्थशास्त्र पर बल्कि सभी सामाजिक घटनाओं पर लागू होता है। उन्होंने इन परिवर्तनों की संकल्पना दो प्रकार की गतिविधियों से मिलकर की, रचनात्मक और अभिनव गतिविधियां और दोहराव और यांत्रिक गतिविधियां। आर्थिक संगठन के सिद्धांत का दूसरा संस्करण 1.5 दशक बाद प्रकाशित हुआ, जहां शुम्पीटर ने अपने तर्क को अधिक तार्किक बनाया, इसे व्यवस्थित किया और इसके निहितार्थों को व्यापक बनाया। उसके 13 साल बाद उन्होंने बिजनेस साइकिल शीर्षक से एक और काम प्रस्तुत किया, जिसमें अधिक तकनीकी अर्थों में उद्यमिता पर विस्तार से बताया गया। शुम्पीटर के उद्यमी के सिद्धांत का जिक्र करते समय हम अनिवार्य रूप से उद्यमिता का अर्थ नवाचार के रूप में करते हैं। शुम्पीटर सीधे तौर पर उद्यमी की बात करते हैं और उनके अधिकांश कार्य ब्याज, पूंजी, ऋण, लाभ और व्यापार चक्र जैसे आर्थिक सिद्धांतों को उद्यमिता के सिद्धांत के साथ जोड़कर विकसित करने का प्रयास करते हैं। उनका दावा है कि उद्यमिता में मौजूदा सामग्रियों और ताकतों का एक नया संयोजन बनाना शामिल है। शुम्पीटर के अनुसार उद्यमिता मात्र आविष्कारों के विपरीत नवाचारों के निर्माण से संबंधित है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वह इस बात पर जोर देते हैं कि कोई भी हमेशा के लिए उद्यमी नहीं होता है। कोई व्यक्ति तभी उद्यमी होता है जब वह नवीन गतिविधियों में संलग्न होता है। बॉक्स 15.3 शुम्पीटर की उद्यमियों की श्रेणियां। आर्थिक विकास सिद्धांत में उद्यमियों के शुम्पीटर के वर्गीकरण का व्यावहारिक महत्व है, विशेष रूप से पहली श्रेणी, जिसने उद्यमी व्यवहार को संचालित करने की अपनी क्षमता के लिए लोकप्रियता हासिल की है। इन 3 श्रेणियों को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है: 1. नए माल का परिचय, 2. उत्पादन के नए तरीकों की शुरुआत करना, 3. नए बाजारों की शुरुआत करना, 4.
कच्चे माल की आपूर्ति के नए स्रोतों का आविष्कार करना और 5 नए औद्योगिक संगठन बनाना। उद्यमी प्रेरणा से जुड़ी शुम्पीटर की दूसरी श्रेणी भी व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। 3 प्रमुख तत्व उद्यमी प्रेरणा को प्रेरित करते हैं। एक निजी डोमेन स्थापित करने की इच्छा, जीतने की इच्छा और कुछ बनाने की खुशी। शुम्पीटर 1934 1961-93। शुम्पीटर के अनुसार किसी उद्यमी को प्रेरित करने के लिए अकेले पैसा अपर्याप्त है। उनका दावा है कि सैद्धांतिक अर्थ में उद्यमी विशुद्ध रूप से आर्थिक व्यक्ति नहीं है। 1946 1991 408। वह इसे आर्थिक विकास सिद्धांत में आगे ले जाते हैं, यह कहते हुए कि उद्यमी प्रेरणा के बारे में उनके विचार मनोविज्ञान के दायरे में आते हैं और आर्थिक सिद्धांत में उनका कोई स्थान नहीं है। अपने करियर के अंतिम दशक में शुम्पीटर का ध्यान आर्थिक सिद्धांत से हटकर समाजशास्त्र और आर्थिक इतिहास पर केंद्रित हो गया। उनका काम पूंजीवाद, समाजवाद और लोकतंत्र 1942 एक समाजशास्त्रीय योगदान है, जहां वह उद्यमशीलता कार्य पर जोर देते हुए समाज की संस्थागत संरचना का विश्लेषण करते हैं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि विभिन्न संस्थागत कारक उद्यमशीलता को कमजोर करते हैं और एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में पूंजीवाद के ठहराव में योगदान करते हैं। लोग परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं, जिससे उद्यमिता का विरोध कम हो जाता है। प्रमुख उद्यम विशेष टीमों के माध्यम से नियमित रूप से नवीन प्रौद्योगिकी विकसित करते हैं। इस प्रकार पूंजीवाद समाज के साथ एकीकृत होता है, उद्यमशीलता के साथ साथ तर्कसंगता और रहस्योद्घाटन करता है। 15.6 वेबर के अलावा अन्य उद्यमियों पर अध्ययन। वेबर के काम के अलावा उद्यमियों पर शोध पर क्षेत्र के लोगों का अधिक ध्यान नहीं गया है। फिर भी समय के साथ कुछ अध्ययनों ने इस क्षेत्र का पता लगाया है। समाजशास्त्र सामाजिक परिवर्तन और नवाचार के अपने सिद्धांतों से काफी प्रभावित है। समाजशास्त्रीय लेंस के माध्यम से देखे जाने पर उद्यमिता में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। सामाजिक परिवर्तन के बारे में दुर्खीम के विचार को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है, जैसे जैसे जनसंख्या घनत्व बढ़ता है, वैसे वैसे मांग भी बढ़ती है। इस बढ़ी हुई मांग से समाज में श्रम और विशेषज्ञता का अधिक विभाजन होता है। 1912-1965। उद्यमिता के संदर्भ में काम में विशेषज्ञता में अपने करियर के दौरान किसी के क्षेत्र में पेशेवर बनने और विशेषज्ञता हासिल करने के नए तरीके शामिल होते हैं। श्रम विभाजन की विशेषज्ञता की दुर्खीम की अवधारणा उद्यमिता के लिए एक सैद्धांतिक आधार का सुझाव देती है। 18वीं शताब्दी में इस सामाजिक स्थिति ने फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति में योगदान दिया होगा, जो यूरोपीय समाज में पूंजीवाद के विकास के शुरुआती चरणों को चिन्हित करता है। मेर्टन जैसे आधुनिक समाजशास्त्रियों ने भी उद्यमिता के विश्लेषण में गहराई से अध्ययन किया है। अपने काम में मेर्टन सुझाव देते हैं कि कई खोजें दुर्घटनावश होती है। वह इस विचार की पड़ताल करते हैं कि उद्यमियों और आपराधिक गतिविधियों के बीच एक अनजाने संबंध हो सकता है, हालांकि उन्हें अपने लेखों में कारणों को इंगित करना चुनौतीपूर्ण लगता है। मेर्टन के अनुसार ऐसे समाज में जो लक्ष्यों को प्राप्त करने को बहुत महत्व देता है और जहां लोग सफलता के लिए प्रयास करते हैं, वहां सफल होने के नए तरीके खोजने की भी गुंजाइश होती है। यह सामाजिक स्थिति अक्सर सदस्यों को सफलता के लिए नवीन रास्ते खोजने के प्रयास करने के लिए मजबूर करती है। ऐसे परिदृश्य में नवप्रवर्तन एक आवश्यक घटना बन जाती है। हालांकि इस स्थिति का एक और पहलू भी है। जो सदस्य अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहते हैं, वे अनुचित तरीकों का सहारा ले सकते हैं, जिससे समाज में अपराध और विचलन हो सकता है। मर्टन 1968। अन्य विषयों के विपरीत समाजशास्त्रियों ने तुलनात्मक ढांचे में उद्यमिता की जांच की है।
जैसा कि 1967 में कार्डोसो के काम में देखा गया था। लिपसेट 1967 ने एक समान विश्लेषण किया जिसमें पता चला कि आर्थिक विकास की तीव्रता किसी दिए गए समाज के भीतर सांस्कृतिक मूल्यों और उद्यमिता पर निर्भर करती है। लिपसेट ने दो संस्कृतियों की तुलना की, लैटिन अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। लैटिन अमेरिका में इबेरियन संस्कृति के प्रभुत्व ने शारीरिक श्रम प्रथाओं, वाणिज्य और उद्योग को हतोत्साहित किया। इसके विपरीत उत्तरी अमेरिका ने प्यूरिटन मूल्यों से प्रभावित होकर एक व्यवसाय के रूप में काम करने और पैसा कमाने पर जोर दिया, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकांश हिस्सों में आर्थिक विकास हुआ। यहाँ तक कि जब लैटिन अमेरिका इबेरियन मूल्यों से हटकर भूमि संपत्ति को सफलता के प्रतीक के रूप में महत्व देने लगा, तब भी इस क्षेत्र में आर्थिक विकास जारी रहा। 15.7 निष्कर्ष। पिछले पन्नों में विभिन्न विद्वानों द्वारा समझाए गए उद्यमिता और पूंजीवाद के सिद्धांत के बारे में विचार किस ओर ले जाते हैं। अब आइए सैद्धांतिक योगदान के मुख्य बिंदुओं और इसकी व्यावहारिक प्रासंगिकता पर गौर करें। यह स्पष्ट है कि वेबर का योगदान सैद्धांतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन जब व्यावहारिक निहितार्थ की बात आती है तो यह कमजोर दिखाई देता है। यह मुख्य रूप से सामाजिक विज्ञान को एक वैज्ञानिक प्रयास के रूप में प्रस्तुत करता है। इस कमजोरी के बावजूद वेबर का विचार पूंजीवादी विकास के संदर्भ में उद्यमियों के लिए इसकी व्यावहारिक प्रयोज्यता को विकसित करने और आकार देने के लिए एक प्रारंभिक बिंदु के रूप में काम कर सकता है। वेबर की उद्यमिता की प्रारंभिक परिभाषा शुम्पीटर की व्यक्तिवादी उद्यमिता को समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में विस्तारित करने में मदद कर सकती है। इस अवधारणा पर प्रकाश डाला जा सकता है कि आधुनिक उद्यमों या लाभ कमाने वाले संगठनों में उद्यमशीलता के अस्तित्व के लिए विचारों की भीड़ वाला एक रचनात्मक व्यक्तित्व पर्याप्त नहीं है। व्यवसाय के रूप में व्यवस्थित कार्य और धन निर्माण की वेबर की धारणा, जैसा कि द प्रोटेस्टेंट एथिक में दर्शाया गया है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है। व्यवस्थित कार्य और धन निर्माण के तत्व वैश्वीकरण और उदारीकरण की वर्तमान गतिशील स्थिति के साथ किस हद तक संरेखित है? यह प्रश्न शायद उद्यमिता और पूंजीवाद के सिद्धांत में संशोधन की आवश्यकता पैदा करता है।